चीज़ का दुरुपयोग कर रही थी। कल इस बात का पर्दाफाश हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए, सब झूठे केस थे, फैब्रिकेटेड केस थे और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडिटा के प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, जो जैन साहब की प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, जो अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को डेंट लगा। इसका हिसाब किताब कौन देगा? क्या सीबीआई माफ़ी मांगेगी? क्या एलजी साहब माफ़ी मांगेंगे जैन साहब से? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को सीबीआई ने 2018 पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है सत्येंद्र जैन जी को और कहा कि कोई सबूत नहीं मिला, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही थी, कल इस बात का पर्दाफाश हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए, सब झूठे केस थे, फैब्रिकेटेड केस थे और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडिटा के चलते लगाए गए। जैन साहब वाले मामले में तकरीबन 7-8 साल वो केस कोर्ट में चला और 7-8 साल में सीबीआई एक भी एविडेंस, कोई विटनेस कुछ प्रूव नहीं कर पाए 7 साढ़े 7 साल में। और ये केस कब बंद हुआ? जब सीबीआई ने खुद ही क्लोजर रिपोर्ट दी। जिस एजेंसी ने एफआईआर करी, वो एजेंसी 7 साल बाद कहती है कि जी मैं क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, कोई विटनेस नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र जैन साहब की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था। और जेल भेजने का जो कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए जो मोदी जी ने रचा था, सिर्फ उसी का काम था। तो एजेंसीज पॉलिटिकल वेंडिटा पे काम करती है। अब इस 7 साढ़े 7 साल में जो सामाजिक तिरस्कार सत्येंद्र जैन साहब को झेलना पड़ा, जो उनके परिवार के लोगों को झेलना पड़ा, जो आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, जो जैन साहब की प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, जो अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को डेंट लगा, इसका हिसाब किताब कौन देगा? क्या सीबीआई माफ़ी मांगेगी? क्या एलजी साहब माफ़ी मांगेंगे जैन साहब से, आम आदमी पार्टी से? क्या मोदी जी माफ़ी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी माफ़ी मांगेंगे कि हमने बदले की भावना से आप लोगों के ऊपर झूठे केस दर्ज करते? 7 साढ़े 7 साल किसी आदमी के, उसके परिवार की प्रतिष्ठा का क्या हाल होता है? लोग क्या कहते हैं, मीडिया ने क्या कहा, क्या नहीं कहा सत्येंद्र जैन साहब के बारे में? अब वो सच सामने आ गया। खुशी इस बात की है कि हम बार बार कहते हैं कि इस देश में न्यायपालिका है। आप एफआईआर कर सकते हो, एफआईआर करके झूठा मुकदमा दर्ज करके आप किसी को भी जेल भेज सकते हो, लेकिन अंत में आपको न्यायालय जाना पड़ेगा और न्यायालय में आपको साक्ष्य रखने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि अभी तक जितने भी केस है, तो एक केस में भी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करी है। जितने भी केस होंगे, मैं आने वाले केसेस में देखना ना, जितने आम आदमी पार्टी के ऊपर केसेस ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स में दर्ज करें, सब में क्लोजर रिपोर्ट जमाया करी, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मोदी जी ने कहा था, अमित शाह साहब ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर करो, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दो, संजय सिंह को जेल भेज दो, विजय नायर को जेल भेज दो, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दो, सबको जेल भेज दो। जेल भेजने के कार्यक्रम में लगे रहे कि दिल्ली में सरकार बनानी थी। जी सर, एक सवाल इससे हटकर के है कि निजी स्कूल पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा में शिक्षा मंत्री आशीष सूद बिल लेकर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी कि निजी स्कूल में फीस बढ़ाया जा रहा है, सरकार बिल क्यों नहीं लेकर आ रही, कानून कोई क्यों नहीं बना रही। अब बिल लेकर आए तो आम आदमी पार्टी विरोध भी कर रही है। आतिशी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बिल के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, उनकी मुख्यमंत्री, उनके शिक्षा मंत्री पब्लिक स्कूल माफियाओं के साथ मिल गए हैं। पब्लिक स्कूल माफियाओं के से इन्होंने बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट मुख्यमंत्री जी ने और आशीष सूद ने पकड़ा है। और ये जो बिल है, इस बिल के माध्यम से पब्लिक स्कूल के जो माफियाओं द्वारा जो लूट हो रही है, जो पेरेंट्स से लूट हो रही है, उसे ऑर्गेनाइज करके उसे लीगल तरीके से करने का, लूट खसोट को इन्होंने इस बिल के अंदर प्रावधान करा है। इस बिल के आने के बाद दिल्ली के प्राइवेट स्कूल को ये लीगल हक मिल जाएगा कि वो बगैर किसी कारण के, बगैर कोई ऑडिट कराए, कभी भी किसी भी समय अपने स्कूल की फीस कितनी भी बढ़ा सकते हैं। ये पूरे का पूरा बिल पब्लिक स्कूल माफियाओं को शेल्टर देने के लिए, उनकी लूट खसोट को
ऑर्गेनाइज तरीके से, लीगलाइज तरीके से लूट खसोट को जारी रखने के लिए बिल लेके आए, क्योंकि इस बिल के अंदर कई प्रोविज़न्स हैं जो प्रोविज़न अपने आप में बताते हैं कि बिल पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, माफियाज़ के लिए, स्कूल माफिया। क्योंकि जितने भी दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, या तो कांग्रेस के लोगों के चलते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चलते हैं। और हमने देखा था एक भरत अरोड़ा थे स्कूल के मालिक, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने शिक्षक प्रकोष्ठ का कन्वीनर बनाया होता। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लूट खसोट और साठगांठ है, इसका पर्दाफाश हो गया। तो आपको क्या लगता है इस बिल में कुछ खामियां हैं या संशोधन होना चाहिए या फिर बिल को ही हटा देना चाहिए इसको? देखिए, इस बिल के अंदर एक नहीं, बिल के अंदर सारी की सारी खामियां हैं। सबसे बड़ी बात कि आप ये कह रहे हो कि कोई ऑडिट नहीं होगा, आप ये कह रहे हो कि सरकार जब स्कूल जब चाहे वो फीस बढ़ा सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को विरोध करना है फीस हाइक का, तो मान लो 15% पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे। अभी तो क्या था कि मान लो मेरे बच्चे के स्कूल में अगर फीस बढ़ती है तो मेरे पास ये लीगल राइट था कि मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जाके शिकायत कर सकता हूँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को शिकायत कर सकता हूँ, मैं मंत्री को शिकायत कर सकता हूँ, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। अब इन्होंने पेरेंट्स के हाथ काट दिए कि अब स्कूल में अगर स्कूल वाले फीस बढ़ाएंगे तो 15% पेरेंट्स के दस्तखत चाहिए। अब 15% पेरेंट्स का मतलब हो गया कि अगर मान लो एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं तो 450 पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए विरोध दर्ज करने के लिए। और विरोध दर्ज कहाँ होगा? स्कूल कमेटी में। और स्कूल कमेटी में कौन लोग हैं? स्कूल कमेटी में 5 तो हो गए सरकार के नुमाइंदे और 5 हो गए जो। तो आप कह रहे हैं पूरे बिल में ही खामी है? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हर स्कूल में कमेटी बननी है, 5 सरकार के नुमाइंदे हो गए, प्राइवेट स्कूल वाले हो गए, और उसके बाद पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे? लॉटरी से सेलेक्ट करेंगे। लॉटरी सिस्टम क्या होगा? जो पहले की सरकारों में होता था, जैसे ईडब्ल्यूएस में करते थे घालम गलम करके कि ईडब्ल्यूएस में उन्हें अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने जानकारों के बच्चों को, अपने जो नेता हैं उनके बच्चों को एडमिशन देते थे। ऐसे इस बार भी होगा कि स्कूल वाले जो पेरेंट्स का नॉमिनेशन है वो भी उन्हीं के लोग हो जाएंगे। स्कूल मैनेजर उनका, स्कूल प्रिंसिपल उनका, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव उनका, और जो है अपना एजुकेशन जो एक्सपर्ट है वो उनका, सारे लोग उनके हो जाएंगे, मिल के फीस बढ़ा देंगे। कोई पेरेंट्स कह नहीं पाएगा। अब 450 मान लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक स्कूल की स्ट्रेंथ 3000 है तो 450 पेरेंट्स के साइन कराने के लिए कौन जाएगा? कौन एक एक घर में जाके घंटे बजाएगा? पहले तो 450 लोगों के एड्रेस लेगा, फिर 450 लोगों को फ़ोन करेगा, फिर 450 घरों में जाएगा। कितने लोग साइन करेंगे, क्या नहीं करेंगे? कोई कर ही नहीं पाएगा। इतनी लेंथी एक्सरसाइज आपने पेरेंट्स के सामने दे दी, पेरेंट्स के आपने हाथ काट दिए। पेरेंट्स के पास तो अब ये ऑप्शन भी नहीं बचा कि वो फीस को कैसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि 15% पेरेंट्स के साइन चाहिए। दूसरा, ये जो लोग कह रहे हैं कि ऑडिट, अरे ऑडिट क्यों नहीं होगा स्कूल्स का? ऑडिट अभी आशीष सूद जी ये बताएं कि अभी आशीष सूद जी ने कहा था कि हमने सारे पब्लिक स्कूल्स का ऑडिट कराया है। अगर ऑडिट कराया तो ऑडिट रिपोर्ट्स कहाँ है? आपने कहा कि अगर इस बिल के आने के बाद क्या जो पहले जो स्कूल्स ने फीस बढ़ाई है, दिल्ली के सारे स्कूल्स ने 50%, 70%, 80%, क्या वो फीस लौटा देंगे इस बिल के पास होने के बाद? पूरे की पूरी सरकार एजुकेशन माफिया के साथ मिल चुकी है। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि लगातार दिल्ली में झुग्गी बस्ती तोड़ने के खिलाफ राजनीति गरमाई है। आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी, लगातार प्रदर्शन किया। ऐसे में अब जिस तरीके से बड़ा बयान दिया दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, कहा कि बिना पुनर्वास के अब दिल्ली में एक भी झुग्गी बस्ती नहीं टूटेगी, सभी एजेंसियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। और उन्होंने सीधा आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ इनको वोट बैंक समझा, इनको कोई फ्लैट नहीं दिए। अब जो 50,000 फ्लैट जर्जर है उनको सही करवा के हम इनको झुग्गी टूटने से पहले घर देंगे, उसके बाद तोड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उससे उलट करती है। और रेखा गुप्ता जी कौन होती हैं? रेखा गुप्ता जी तो बड़े प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली विधानसभा चुनावों में या दिल्ली के लोकसभा चुनाव में, दिल्ली के किसी भी चुनाव में जब भी वोट मांगना है तो यही कहते हैं कि नारा होता है उनके पास,
जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि झुग्गी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी दिल्ली में झुग्गियाँ टूट गई। अमित शाह जी के कहने के बाद भी दिल्ली में झुग्गी टूट गई। इनके चुनाव के समय इनके सारे नेता झुग्गियों में जाते थे, झुग्गियों में रहते थे, वहाँ रात्रि प्रवास करते थे, उन्हीं झुग्गी वालों के घर में रहते थे, उन्हीं का खाना खाते थे और उनको कह के जाते थे कि तुम्हारी झुग्गी नहीं टूटेगी, यहीं पे पक्का मकान बनाएंगे। लेकिन सरकार में आते सारी झुग्गियाँ तोड़ दी। तो भारतीय जनता पार्टी का बेसिक जो डीएनए है वो गरीब लोगों के खिलाफ है, वो झुग्गी वालों के खिलाफ है। और दिल्ली के अंदर पिछले 5-6 महीने में जब से इनकी सरकार आई है तकरीबन 15 से 20 जेजे क्लस्टर इन्होंने तबाह कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए। बुलडोज़र लेके चले गए। लोगों के मतलब कड़कती गर्मी में, दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तब इन्होंने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। गरीब बच्चे, गरीब लोग कड़कती धूप में बैठने को मजबूर थे। 50 डिग्री टेम्परेचर में आपने उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। किसी का रिहेबिलिटेशन नहीं करा, किसी के आपने मकान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि हम मकान देंगे। अरे जहाँ मकान दिए वहाँ जाके देखो ना, आप कालका जी के फ्लैट्स की हालत देखो, आप वजीर के ऊपर के फ्लैट्स की हालत देखो। वहाँ आदमी रह नहीं सकता। एक कमरे का छोटा फ्लैट, उसमें ना बिजली है ना पानी है, 12 लिफ्ट खराब हुई पड़ी हैं, लिफ्ट चलती नहीं है, 15 मंजिल आदमी को चल के जाना पड़ता है, 15 मंजिल उतरना पड़ता है, सीवर की व्यवस्था नहीं। मतलब वहाँ नर्क की स्थिति है। जहाँ इन्होंने फ्लैट भी दिए हैं उन फ्लैटों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये दिल्ली की झुग्गी वालों के खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जैसे बॉम्बे के अंदर एक धारावी मॉडल था, धारावी जो बॉम्बे का सबसे बड़ा क्लस्टर था, उस क्लस्टर को उन्होंने अडानी जी को दे दिया कि अडानी जी यहाँ की सारी झुग्गियाँ तोड़ के इसको रीबिल्ड करेंगे। अडानी वहाँ पे कुछ फ्लैट झुग्गी वालों को दे देंगे और उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, बड़े बड़े टावर बनाएंगे, करोड़ों रुपए में वहाँ पे फ्लैट बेचे जाएंगे, करोड़ों रुपए में कमर्शियल ऑफिसेज बेचे जाएंगे। इस तरीके का बहुत बड़ा धंधा, बहुत बड़ा बिजनेस, क्योंकि प्राइम लैंड है धारावी। ऐसे दिल्ली की जितनी प्राइम लैंड्स है, क्योंकि जितने भी जेजे क्लस्टर्स है सब प्राइम लैंड पे, इन प्राइम लैंड पे झुग्गियों को तोड़ देंगे और फिर किसी अडानी, फिर किसी अंबानी, फिर किसी अपने कॉर्पोरेट दोस्त को दे देंगे। वो वहाँ पे बड़े बड़े आलीशान टावर बनाएंगे, करोड़ों रुपए में फ्लैट्स बेचेंगे, करोड़ों रुपए में ऑफिसेज बेचेंगे। ये पूरे का पूरा एक बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की टॉप की लीडरशिप शामिल है। ये पूरे का पूरा एक प्लान तरीके से झुग्गी वालों पे अटैक किया जा रहा है, क्योंकि झुग्गी वालों की अरबों खरबों रुपए की ज़मीन इनको मुफ्त में अपने लोगों को देनी है ताकि वो वहाँ पे फ्लैट्स बनाएं, बड़े बड़े आलीशान टावर बनाएं और अरबों खरबों रुपए कमाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।